हमने अल्ताफ हुसैन साहब के लिए दुश्मनियां की हैं और दुश्मन बनाए। अल्ताफ साहब को किसी एक कारकुन की फिक्र नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब को मैं दावे के साथ कहता हूं, उर्दू बोलने वालों में तुमसे मुखातिब हूं, किसी एक महाजिर की फिक्र नहीं है। 1990 से लेकर 92 के ऑपरेशन से लेकर आज तक लोग मरते ही चले जा रहे हैं। ये कम्युनिटी मुहिब वतन कम्युनिटी थी, रॉक एजेंट हो गई। आज क्या खालों के पैसे जमा करके अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनवानी है लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में अल्ताफ साहब के और उनके खानदान वालों की। रात में बोलते हैं कि ठोक दो वाली स्पीच करते हैं, रात में कहते हैं ठोक दो, सुबह पूरी पार्टी जो है वो डिक्शनरी खोल के उसको दिखा रही होती है तमाम एंकर्स को कि ठोक दो के मायने क्या है। ठोक दे का मतलब ये नहीं किसी को मार देना। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद, मैं हूँ आयशा बख्श। रात को गाली बके, सुबह को माफी मांगे, नशे में धुत अल्ताफ हुसैन कारकुनों को जमा करके राबता कमेटी को जलील करवाएं। हमने अल्ताफ हुसैन के लिए दुश्मनियां की और उनकी जात के लिए अपने दुश्मन बनाए, मगर उन्हें किसी कारकुन, मुहाजिर, किसी इंसान की फिक्र नहीं। अल्ताफ हुसैन ने हमारी 2 नस्लें बर्बाद कर दी। 1992 के ऑपरेशन में जिस बच्चे ने अपने बाप को दफन किया था, आज उसके बच्चे उसे दफन कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका और हिंदुस्तान का सेटअप रखने वाले लड़के यहाँ मारने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातों, गैर मुल्की इदारों में मौजूदा और साबका एस्टेब्लिशमेंट को मालूम है कि अल्ताफ हुसैन के रॉ से राबते हैं। MQM 20 साल से रॉ से फंडिंग ले रही है। ज़कात फितराने की रकम का मकसद अल्ताफ हुसैन की शराब नोशी को पूरा करने के अलावा लंदन और कनाडा में प्रॉपर्टी खरीदना। अच्छे खासे पढ़े लिखे घरानों के लड़के इंटरनेशनल दहशतगर्द बना दिए गए। 90 से पकड़े गए दहशतगर्द MQM के कारकुन थे। सोलत मिर्जा को किसने कातिल बनाया, अजमल पहाड़ी को किसने कातिल बनाया, ये इल्जामात किसी और के नहीं बल्कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले कराची के साबिका मकबूल तरीन सिटी नाजिम और सेनेटर मुस्तफा कमाल के हैं, जिन्होंने आज कराची में न सिर्फ अपनी सियासी जमात बनाने का ऐलान किया बल्कि मुस्तकबिल के लाहे अमल का भी ऐलान कर दिया। इसी मामले पर रिपोर्ट कार्ड का सवाल रहेगा। पैनल में हमारे साथ शामिल हैं कराची से मजहर अब्बास, इस्लामाबाद में है सलीम साफी साहब, इसके साथ साथ शहजाद चौधरी, बाबर सत्तार, हफीजुल्लाह नियाजी साहब। यहाँ लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ इम्तियाज आलम और इफ्तिखार अहमद। सवाल पैनल से इस तरह से है, मुस्तफा कमाल के अल्ताफ हुसैन पर इल्जामात, क्या अंजाम माजी में लगाए गए इल्जामात से ज्यादा संगीन होगा? अगर पैनल समझता है कि इल्जामात माजी में भी बहुत से इल्जामात सामने उनसे ज्यादा संगीन होंगे और नताइज संगीन रहेंगे तो हाँ का ऑप्शन ले सकता है, और अगर पैनल इस बात से इत्तेफाक नहीं करता तो नहीं का ऑप्शन लेगा। सलीम साफी साहब। आयशा, देखिए इल्जामात तो ज़्यादा संगीन नहीं हैं, कम बेश वही इल्जामात है जो माजी में अलहदा होने वाले लोग भी लगाते रहे और जो मुखालिफिन की तरफ से भी लगते रहे, जो स्टेट के इदारों की तरफ से भी लगते रहें। लेकिन ये है कि आज एक बहुत बड़ी जो मुंह है उससे उसकी तस्दीक हो गई। मसलन एक ये है कि अगर आज मियां नवाज शरीफ पे मुखालिफिन करप्शन का इल्ज़ाम लगाए, लेकिन कल अगर चौधरी निसार साहब या खाकम बदहन उसके भाई शहबाज शरीफ साहब उठ के उनकी तस्दीक कर ले तो जाहिर बात है उससे उनकी नोयत बदल जाती है। MQM कराची की और शहरी सिंध की बहुत बड़ी पॉपुलर पार्टी है और अल्ताफ हुसैन साहब की उस पर गिरफ्त भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। माजी में बहुत बड़े बड़े लोग उनको नुकसान नहीं पहुंचा सके या वर्कर को MQM से नहीं तोड़ सके, लेकिन इस मरतबा ये चैलेंज इस लिहाज से बहुत बड़ा है कि एक तो नाम बहुत बड़ा है इल्ज़ाम लगाने वाला, दूसरा वो शायद अल्ताफ हुसैन के बाद दूसरे पॉपुलर लीडर थे हैं और उनकी ज़ात के साथ वो मनफी चीज़ें भी नती नहीं हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब या MQM के बाज़ लोगों के साथ नती हैं। फिर तंजीमी सतह पे अनीस कायम खानी वो बहुत बड़ा नाम है। फिर माजी में अगर इस तरह के चैलेंजेस आते रहें तो उस वक़्त MQM की क़यादत ना फिज़िकली इस हालत से दो चार थी और ना मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर उन मुश्किलात से दो चार थी। लेकिन सबसे ज़्यादा संगीन होने का इस चैलेंज का या ना होने का इन्हिसार अब आगे खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनके साथियों की लाए अमल पे होगा। इस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी क्या रहती है और ख़ुद ये कि MQM की क़यादत या अल्ताफ हुसैन साहब जवाब में अपने आप को महफूज रखने के लिए और अपनी पार्टी को महफूज रखने के लिए क्या इक़दामात करते हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर वो सिर्फ़ उन इल्ज़ामात पे और उस फरियाद पे इक्तफ़ा करते
और उसके साथ फौरन पार्टी का और मंशूर का ऐलान ना करते तो शायद ये उनके हक में ज़्यादा बेहतर होता और तब अल्ताफ हुसैन साहब और उनके साथियों के लिए इस चैलेंज से निपटना वो ज़्यादा मुश्किल होता। आप ऑप्शन हाँ का ले रहे हैं कि इसका नतीजा माजी के इल्जाम से ज़्यादा संगीन होगा, अंजाम माजी से ज़्यादा संगीन होगा? जी, मैं ये तो कह सकता हूँ कि माजी के तमाम सियासी चैलेंजेस से शायद ये सबसे बड़ा सियासी चैलेंज है अल्ताफ हुसैन साहब और उनके साथियों के लिए। ठीक, मजहर अब्बास साहब, एक तो सवाल का जवाब दीजिए, दूसरा ये भी कहिए कि एमक्यूएम के अंदर नाराज फैक्टर मौजूद है, खफा अरकान मौजूद हैं, क्या खुलकर बोलेंगे? ये दो लोग कहते हैं हम सामने आए हैं और लोग इनके साथ मिलेंगे, इस पर आपकी राय? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आगे चल के कौन से लोग इनके साथ आते हैं, कौन से लोग नहीं आते हैं, लेकिन ये कोई पहली कोशिश नहीं है और ये कोई पहली अटेम्प्ट नहीं है। एमक्यूएम की जो तकसीम है, और आज की एमक्यूएम में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, एमक्यूएम के अंदर बड़े मसाइल हैं आज, लेकिन ये 3 साल लगे मुस्तफ़ा कमाल को आज ये बात करने में। जितने संगीन इल्ज़ामात हैं, तो मेरी तो तवक्को ये थी कि इन इल्ज़ामात ये अगर आज से 2 साल पहले लगाए गए होते तो एमक्यूएम ज़्यादा उससे मुतासिर होती। ये यकायक, क्योंकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उस घर का जायज़ा लिया जिस घर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और मुझे ये तासुर मिला कि ये घर तो अभी पूरी तरीके से रेनोवेटेड भी नहीं है और बहुत ही जल्दबाजी में ये चीज़ की गई। और ख़ुद मुस्तफ़ा कमाल ने भी कहा कि हम 24 घंटे, बस हमें 24 घंटे लगे हैं। तो जिन इल्ज़ामात की वो बात कर रहे हैं, उन इल्ज़ामात के लिए 24 घंटे में आके ये फैसला क्यों किया गया कि 24 घंटे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है? ये मुझे थोड़ी सी इस बात में तशवीश है कि विद इन 24 आवर जिस तरह के इल्ज़ामात हैं, ये तो जिस वक्त अल्ताफ हुसैन ने फ़ौज के खिलाफ तकरीर की थी तो मुस्तफ़ा कमाल का बयान भी आना चाहिए था, उस वक्त मेरा ख्याल है मुस्तफ़ा कमाल को आना चाहिए था, क्योंकि इन सारे इल्ज़ामात के बाद भी जो इससे पहले लगते रहे हैं, एमक्यूएम का वोट बैंक नहीं टूटा। इन सारे इल्जामात के बावजूद भी एमक्यूएम को लोगों ने वोट दिया और एक शकूक व शुबहात लोगों के जहनों में रहते हैं। मजहर साहब, एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि 3 साल लगे मुस्तफा कमाल साहब को ये बात करने में, यहाँ पहुंचने में या खामोशी तोड़ने में, तो फिर 24 घंटे का वक्त तो नहीं होगा? उन्होंने प्लानिंग तो की होगी इसके पीछे, या आप समझते हैं कि वो 3 साल सोचते रहे और अचानक उठ के उन्होंने सोचा पाकिस्तान चले जाए? वही देखे ना, अच्छा वही प्लानिंग नहीं नजर आ रही ना। अगर 3 साल की प्लानिंग होती तो फिर यकायक एक ऐसे घर में जो 1 हफ्ते पहले रेंट पे लिया गया हो और अभी भी उसमें जो है पूरी तरीके से उसकी कंस्ट्रक्शन नजर नहीं आ रही थी, वहां क्यों प्रेस? मुस्तफा कमाल ने जो बातें की हैं, जो उनके इमोशंस हैं, उसमें बड़ा वजन है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो बातें की हैं, एमक्यूएम के लिए वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एमक्यूएम को ठोस दलाइल इसके जवाब में देने पड़ेंगे। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं कि एक आम आदमी के जहन में शुकूक व शुबहात ये होते हैं कि इससे पहले एमक्यूएम हकीकी बनाई गई, उसके बाद अजीम अहमद तारिक लॉन्च हुए, फिर डॉक्टर इमरान फारूक के हवाले से भी यही था कि वो नई पार्टी बना रहे थे, फिर आखिर में जो मुस्तफा कमाल अगर जहां वो इमोशनल हुए थे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती तो बड़ा बेहतर होता। जो पार्टी उन्होंने लॉन्च की जिसका नाम ही कोई नहीं है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुमनाम कौमी मूवमेंट। तो ये बड़ी अजीब सी बात लगी कि आपने एक झंडा, पाकिस्तान का झंडा, जाहिर है हम सबके लिए काबिल फख्र बात है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का भी वही झंडा है, तो यकायक आपने सिर्फ झंडा दिखा दिया और आपके पास ऐसा लगता था कि पार्टी के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। तो जो आदमी 3 साल बाद इस नतीजे पे पहुंचा, उसको कम से कम ये प्लानिंग तो करनी चाहिए थी कि उसने कौन सी सियासी जमात बनानी है, किस तरह बनानी है, कितने लोग जो एग्जाइल में है वो उसके साथ हैं, ये नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा एमक्यूएम के ऊपर और एमक्यूएम के वोटर पे एक इमोशनल तो होगा। देखिए, इससे ज्यादा सेंसिटिव सौलत मिर्जा की बात थी। सौलत मिर्जा बहुत ज्यादा, क्योंकि एक आदमी डेथ सेल से बात कर रहा है तो उसकी बात लोग बड़ी उससे सुनते। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा इसका। आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं? जी, मैं नहीं को। इफ्तिखार अहमद साहब, जितनी गुफ्तगू हुई अब तक साफी साहब ने और मजहर अब्बास साहब ने की है, साफी साहब ने एक सवाल ये भी उठाया कि ये भी देखना होगा, उससे पता चलेगा अंजाम एस्टैब्लिशमेंट की हिकमत अमली क्या होगी। कमेंट उसको भी करें और सवाल का जवाब। एक ऐसी पार्टी जिसका झंडा पाकिस्तान का होगा, किसी शख्स को इजाजत नहीं हो सकती कि पाकिस्तान के झंडे को उठा के कहे कि मेरी पार्टी का झंडा ये है।
कि बड़ा भोंडे अंदाज में लोगों के जज्बात से खेलने वाली बात है। और मैं करेक्शन कर दूं अपने दोस्त की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का झंडा ये नहीं है, उसमें सफ़ेद पट्टी नहीं है। दूसरी बात, एक ऐसी पार्टी जिसका नाम नहीं है। तीसरी बात, 12 मई को कौन था वहाँ पे मेयर उस शहर के अंदर जब कत्लेआम हुआ, किसके बच्चे मारे गए, वो खामोश क्यों रहा, उसका ज़मीर उसका क्यों नहीं जागा, उसने किसी से ये बात क्यों नहीं की। और जो कुछ भी उस शहर में होता रहा, क्या उसमें ये साथ नहीं, क्या ये वही आदमी नहीं जिससे अल्ताफ़ हुसैन की जो जप्फी और बप्पी है वो दुनिया ने देखी हुई है, क्या ये वही आदमी नहीं जिसको अल्ताफ़ हुसैन अपना बेटा कहते हैं, क्या ये वही आदमी नहीं जो अल्ताफ़ हुसैन की तारीफ़ें करता रहा, तारीफ़ों में तकरीर करता रहा, क्या इसके साथ बैठा हुआ शख्स कायम खानी वो आदमी नहीं है जिसके बारे में 14 मार्च 2015 को उमर सदीक ने एक इंटेरोगेशन, जो बल्दिया में आग लगने वाली इंटेरोगेशन है, उसमें ये कहा कि खुर्शीद महल के अंदर बाकायदा जो इजलास होते थे वहाँ पे 23 अफराद को का ग्रुप बनाया गया जिनके ज़िम्मे 120 अफराद को टारगेट करने का फैसला किया गया। मैं नहीं समझता ये कुछ ऐसी बात है, मैं समझता हूँ ये हमाकत एक और की जा रही है और ये हमाकत गलत है। कभी सियासी जमातों को आप ऐसे नहीं तोड़ सकते। असल में मामला कुछ और है जिस पर कोई बात करना नहीं चाह रहा, वो है अल्ताफ़ हुसैन की तबई सूरत हाल। अल्ताफ़ हुसैन इस वक्त बहुत बीमार हैं और ये पहली दफ़ा इनको एहसास हुआ शराब पीते हैं, और इतनी शराब पीते हैं उसके खालों के पैसे भी शराब खरीद लेते हैं, खालों के पैसों की भी। तो वो जो शराब पीने से जो उनका लिवर का इशू है वो बड़ा संगीन है। ये एक चौका माफिया के तौर पे इन्होंने पार्टी को ट्रीट किया। तो जब भी तबई मौत होगी तो कराची की तकसीम होगी, महलों की, गलियों की, कूचों की, किसने कहां कैसे ऑपरेट करना है। तो इन्होंने अभी से आके अपने आप को पेश कर दिया कि हम भी उनके वारसैन में से मौजूद हैं। मैं हैरान हो गया हूं उनकी बातें सुन के, और मैं हैरान हूं कि वो कह रहे हैं कि हमें पता था कि ये रॉक एजेंट है। मतलब आपको अगर ये पता था रॉक एजेंट है, अगर मुझे पता हो कि कोई रॉक एजेंट है, तो भाई मैं तो उसके साथ कभी भी सियासत नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। और आप कह रहे हैं सबको पता था रॉक एजेंट है, ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये एकदम हुआ क्या आप लोगों को, और एकदम आप आ कैसे गए यहाँ पे? और जहाँ तक ये बहुत तारीफ आपकी की जा रही है, आप बड़े अच्छे मेयर हैं। यस, आप बहुत अच्छे मेयर हैं। मैं ये जो पोनो का आपस आपने शहर में लगाया, हम भी शहर में लेके आए, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ कि सारे पैसे कहाँ से आते थे? क्या वो आदमी नहीं देता था जिसकी लिए सजाए मौत का मुतालबा पाकिस्तान में किया जा रहा है कि मुशर्रफ को फांसी दो? क्या आप मुशर्रफ के ब्लू आइड बॉय नहीं थे? क्या सारे के सारे पैसे, तमाम के तमाम पैसे बजाय सूबाई हुकूमत को आने के आप मेयर को दिए जा रहे थे? क्या ये हकीकत नहीं है? आप उनके ब्लू आइड बॉय भी थे, आपको जफ्फी पप्पी अपना अल्ताफ भाई भी करते थे, और एकदम आपको ये ख्याल आ गया कि यहाँ पे जुल्म हुआ और नस्लें तबाह हो गई। 92 में क्यों नहीं ख्याल आया जब नस्लें तबाह हो रही थी? 12 मई को क्यों नहीं ख्याल आया जब नस्लें तबाह हो रही थी? ये बात हम नहीं मानते। आप कहें कि आपकी सियासी कोई जमात हो सकती है, सियासी मकासद होते हैं। आफाक अहमद और आमन खान के बाद ये जो दूसरा अटेम्प्ट है, मैं समझता हूँ इसमें कोई वजन नहीं है। लसानी बुनियादों पर और जबान की बुनियादों पर जो वोट बैंक है उसको टूटने में भी वक्त लगेगा। मुमकिन है कि इस सारे खिंचाव के अंदर खुद कराची के अंदर से नए लोग पैदा हो जाएं। मुमकिन है वो नेशनल लीडर ना हो, लेकिन वो मुकामी लीडर हो सकते हैं और वो उस वोट बैंक में अपना शेयर ले सकते हैं। इफ्तिखार साहब नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। शहजाद चौधरी साहब, देखिए आयशा, मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें या जो इल्ज़ामात हैं ये काफ़ी अरसे से अब ज़बान ज़द आम थे। सिर्फ यही होता है कि जब इस किस्म के इल्ज़ामात होते हैं तो वो सही जगह पे हों और फिर उनके पास उनका एविडेंस और सबूत हो। अब खबरें ये हैं और बताया ये जा रहा है, और कम से कम पिछले चंद दिनों की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि लंदन और पाकिस्तान में दोनों जगह पे इस किस्म के इतने सारे एविडेंस जमा हो चुके हुए हैं जिसने मुस्तफ़ा कमाल जैसे शख्स को शय दी कि वो अब आके अपना जो स्टेक्स है उसको पिच करे इस सियासी मामले के अंदर, जहाँ पर एक नई जमात या उसकी एक नई शक्ल इख्तियार होने जा रही है। क्योंकि उसकी नज़र में जो MQM के अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं वो इस हद तक कमज़ोर हो चुके हैं अपनी सियासी हैसियत के अंदर कि गालिबन अब उनके लिए वो उस किस्म का फ़ाल किरदार सियासी तौर पर जो अदा कर रहे थे अपनी पार्टी के अंदर, अब वो मुमकिन और पॉसिबल नहीं रहेगा। दूसरी जो बात है मुस्तफ़ा कमाल की अपनी शख्सियत, उसके बारे में बात हुई, बहुत ज़्यादा बात हुई, और ये कहा गया कि उसकी क्लोजनेस जो थी और उसकी जो फिर इस किस्म के इल्ज़ामात की जो तस्दीक है
वो क्रेडिबिलिटी ज्यादा लेके आती है उन इल्जामात के ऊपर। ये नहीं कि इल्जामात नए हैं, लेकिन ये आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर और सारे लोग और आवाजें शामिल होंगी जो उसकी तस्दीक करेंगी, इसलिए ये ज्यादा संगीन हो जाता है। तीसरा मामला लंदन के अंदर, जिस तरीके से इफ्तिखार साहब ने कहा कि अल्ताफ हुसैन की अपनी जो उनकी फिजिकल कंडीशन है, जो उनकी बीमारी की सिचुएशन है, वो इस किस्म की है जो कि गालिबन अब उस पॉइंट पे ले आई है जहां पर कि वो उस पोजीशन में नहीं है जहां के वो अपने तौर पे किसी जानशीन को वहां पे लगाएं, या एक पार्टी के अंदर इंटरनली जो मूवमेंट होती है लीडरशिप के ऊपर लाने की, और आपको ये पता हो कि मेरे हाथ से पार्टी निकल रही है तो मैं पार्टी को बचाने के लिए, अपनी नस्बुल ऐन को बचाने के लिए, अपने नजरिए को बचाने के लिए अपनी पार्टी की लीडरशिप को चेंज करूं, वो उन्होंने नहीं किया। उस ट्रांजिशन के अंदर चूंकि बिल्कुल रोक दिया और ट्रांजिशन इतनी लंबी चली कि अब उनके हाथ से मामलात आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हो गए और वो निकलते गए। जब भी सियासी जमात के अंदर या किसी ट्रांजिशन के अंदर बहुत लंबा खींचा जाएगा तो वो ट्रांजिशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जाएगी। मेरा अपना अंदाजा यूं है कि MQM अपने तौर पे उसकी क्रेडिबिलिटी एक सियासी हैसियत के अंदर बिल्कुल कायम है। उसने अपने आप को साबित किया है 2013 के इलेक्शंस के बाद और ज़िमनी इंतखाबात के बाद और बल्दियाती इंतखाबात के बाद उसने उसको क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश किया। लेकिन उस क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पे जिस तरह पार्टी को दोबारा रीबिल्ड करना चाहिए था, एक नई लीडरशिप देके, चाहे वो एक कंबाइंड लीडरशिप होती, वो चूंकि नहीं किया गया और अल्ताफ हुसैन साहब ने हर चीज अपने हाथ में रखने की कोशिश की, और आज अब जब उनके हाथ से निकल गई है तो और उसके स्टेक होल्डर्स आ गए, हिस्सेदार आ गए कि अच्छा जी अब ये पार्टी। देखिए आने वाले दिनों के अंदर अल्ताफ हुसैन की हैसियत कितनी कमजोर होती है। नंबर 2, ये पार्टी अपने तौर पे अंदर से कितनी रिफॉर्म होती है और अपने आप को जाहिर करती है रिफॉर्म तरीके से। अगर वो कर सकती है अंदर से अल्ताफ हुसैन से थोड़ी बहुत अपने आप को दूर करके, डिस्टेंस क्रिएट करके, और अल्ताफ हुसैन भी उसको इजाजत देते हैं, तो फिर तो मुस्तफा कमाल का चैलेंज चेक हो सकता है। और अगर नहीं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि इसमें फूट पड़ेगी और फिर कुछ लोग मुस्तफा कमाल के साथ जाएंगे, कुछ किसी और डोरी के साथ लटके रहेंगे, जब तक कि ये पता नहीं लगता कि अब अल्ताफ हुसैन साहब मुकम्मल तौर पर इस काबिल नहीं रहे कि वो पार्टी को या सियासी मामला को लेकर आगे। तो आप ऑप्शन क्या ले रहे हैं? अंजाम, इसका नतीजा क्या समझता हूँ कि संगीन है, बहुत संगीन है जी, बहुत संगीन है। एक सवाल मैं डालना चाहता हूँ, सदारती निजाम पर भी बात किसी से करवा लें, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही है कि सिस्टम को चेंज करके सदारती निजाम आना चाहिए और नए सूबे बनने चाहिए। सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं टाइम लेना भी नहीं चाहता। इम्तियाज साहब, जो बात अभी हुई इफ्तिखार साहब ने भी की और शहजाद चौधरी साहब ने भी की, कमजोर अल्ताफ हुसैन की, क्या आप समझते हैं कि मुस्तफा कमाल को साथ मिलेगा कराची में या MQM इंटैक्ट रहेगी? और सवाल का जवाब भी दीजिए। देखिए, 2 लोगों की फौज आई है अल्लाह की मदद पे, गैबी मदद पे, और वो अल्ताफ हुसैन की और उसकी जमात की, जो पॉपुलर जमात भी है और फाशिस्ट जमात भी है, जिसके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग मिलिटेंट स्ट्रक्चर है जो कायम रखता है उसकी हैबत को भी, अंदरूनी नज़्म ज़ब्त को भी और पार्टी कंट्रोल को भी। मुझे लगता ये है कि ये हमारे साबिक मेयर साहब जो हैं, मुझे वादा माफ हुआ लगे, क्योंकि ये इल्जामात बहुत पहले से आ रहे थे। दूसरी बात ये लगी कि ज्यादा इनसार गैबी इमदाद पे है, और जो एजेंडा आ रहा है कि एक कौमी MQM है जो मजहबी और लिसानी और कौमियती तासुबात भी यकीन नहीं रखती, और एक वो MQM है जो रॉकी एजेंट भी है, गैर मुहब्ब वतन है, जो लिसानियत पसंद है और जो इस तरह के क्राइम में मुलव्वस है। क्राइम में तो ये भी मुलव्वस रहे, भत्ता इनके दौरों में जाता था लंदन, इन्हें मालूम है। ये भी बता दूं कि इन्हें कैद में रखा गया, इन पर 3 अरब रुपए का इल्ज़ाम भी था MQM वालों की तरफ से। फिर ये झाड़ू देते रहे उस फ्लैट में, इनकी जिम्मेदारी ये थी, सजा ये थी। फिर वो पैसे निकलवाए गए, भिजवाए गए, फिर इन्हें जाने दिया गया। अब ये जो इनकी टाइमिंग है, अगर इनकी कोई इस सारे मामले की कोई इंपॉर्टेंस है, अहमियत है, वो ये है कि इसके साथ 2-3 मफरूजे अगर हम समझें, अगर वो सही साबित हो गए। एक ये कि माइनस अल्ताफ फार्मूला, अब अल्ताफ के खिलाफ केसेस जो है डॉक्टर साहब के कत्ल का और ये मनी लॉन्ड्रिंग केस का, ये किसी स्टेज पे जा रहा है, अब उसका मुतबादिल इंतजाम किया जा रहा है। एक तो मफरूजा ये है। दूसरा, गैबी इमदाद कितनी है? 2 आदमी आकर कराची में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते जब तक गैबी इमदाद ना हो। वो कह रहे अल्लाह की मदद है, इसलिए मैं गैबी मदद कह रहा हूँ। अगली बात यह है कि ये जो मामला है कि जमातें इस तरह नहीं टूटती। MQM नुमाइंदगी करती है, अल्ताफ हुसैन नुमाइंदगी करती है महाजिरों की, लिसानी कौमियती साख्त की, और वो नुमाइंदगी करती है उनकी प्रेजुडिस की भी, वो नुमाइंदगी करती है उनकी डेप्रीवेशन और एस्पिरेशंस की भी।
इसके मुकाबले में जो बड़ा चैलेंज आया था वो आफाक अहमद की महाजर कौमी मूवमेंट का था। जब ये पाकिस्तान, जब ये MQM मुतहदा कौमी मूवमेंट बनी, महाजर कौमी मूवमेंट न रही, उन्होंने अल्ताफ हुसैन की जो बुनियादी आइडियोलॉजिकल और लिसानी बुनियाद थी उसे चैलेंज किया कि ये छोड़ गए, और अब उसके साथ आफाक के साथ सिपाही साहबा और लश्कर जंगी की मदद थी, वरना वो नजर ना आते। इनके साथ कौन सा बड़ा लश्कर है? उनके साथ तो आफाक के साथ लश्कर जंगी था और उसके लोगों की तरबियत भी लश्कर जंगी वालों ने की। उनकी दस्तारबंदी भी हुई थी अकोड़ा खटक में, मुझे याद है आफाक की। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर उन चीजों के साथ है तो फिर ये कि ये बेनाम पार्टी दुनिया में कहीं होती है लॉन्च, मतलब कि अभी ये ड्रामे का एक एक्ट, दूसरा एक्ट हुआ है। पहला एक्ट जो हो चुका है अभी तक, दूसरा एक्ट ये है, तीसरा एक्ट कुछ होना है। इसमें जो कुछ चीज निकाली जानी है, जो सदारती प्रोग्राम पे आए, जो फलां पे आए, जो फलां पे आए, इसका रद्देमल क्या होगा? मेरा ख्याल है कि MQM दोबारा जाएगी महाजर सूबे की तरफ, ज़िया लिसानियत की तरफ जाएगी, वो महाजर कौमी मूवमेंट के एजेंडे में वापस जाएगी। और जो गलती अल्ताफ हुसैन से हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने अपना जानशीन नहीं बनाया है। वो हर रोज चौथे दिन राब्ता कमेटी तोड़ देते हैं, वो एक कल्ट की पार्टी बना के रखे हुए हैं, और जब कल्ट लीडर खत्म हो जाए तो वो पार्टी बड़े खौफनाक तरीके से बिखरती है। ना उसका लीडर मुस्तफा कमाल होगा, ना उसका लीडर कोई और होगा, एक खारा जंगी, एक तवाविल मुल्की होगी। अंजाम क्या होगा ये जो इल्जामात लगे? देखिए, जिसने तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। जिन्होंने MQM बनाई थी, जिन्होंने फिर MQM को तोड़ा, फिर जिन्होंने MQM कुछ और बनाया, आपने कोई ऑप्शन लेना है? मैं तो गैबी चीजों का मुझे पता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। मैं गैबी चीजों के बारे में क्या कह सकता हूं? गैबी चीजों का आपको नहीं पता है। बाबर सत्तार साहब, आपसे गैबी नहीं, कुछ कानूनी बातें भी पूछ लेंगे सवाल के जवाब के साथ। एक तो इस पे कमेंट किया जा रहा है कि पाकिस्तान का परचम किसी जमात का परचम नहीं हो सकता, इस पे छोटा सा कमेंट दीजिएगा। और दूसरा, सदारती निजाम हुकूमत की जद्दोजहद, ये मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं, इफ्तिखार साहब ने पॉइंट उठाया, अगर इस पर आप बात करना चाहें। आयशा, देखिए, नहीं हो सकता पाकिस्तान का परचम। हम ये अस्यूम कर रहे हैं अभी गुफ्तगू में कि एक और पार्टी लॉन्च की जा रही है। लेट्स अस्यूम कि पार्टी नहीं लॉन्च की जा रही, खाली अल्ताफ हुसैन को कमजोर किया जा रहा है। जब आप पाकिस्तान का परचम सामने रखते हैं तो आपने पार्टी का परचम तो नहीं लॉन्च किया, कोई पार्टी का आपने नहीं दिया, आपने पार्टी का नाम नहीं रखा। सो क्या हम ये कह सकते हैं ये दिस माइट नॉट बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन बट इट इज अनदर नेल इन द कॉफिन? जो सलीम साफी साहब ने बात की, एक क्रेडिबल आदमी जिसने टॉप लेवल के ऊपर सर्व किया पार्टी के अंदर, जब जुल्फिकार मिर्जा ने बैठ के ये बातें की मीडिया में तो इसी तरह से लोगों ने सुनी, और इल्जामात थे, संगीन इल्जामात थे, और वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, वहां पे होम मिनिस्टर थे, बातें कर रहे थे, रेफरेंसेस के साथ कर रहे थे। लेकिन वो एक और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे और वो सिंधी थे और बाहर से बैठ के बात कर रहे थे। रेंजर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि इतना भत्ता, ये वो, ये हुआ वो हुआ, उस पर एक डिफरेंट रद्द अमल होता है। हमने JIT की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उस पर डिफरेंट रद्द अमल है। सौलत मिर्जा ने बात की, डेथ सेल से बात कर रहे थे, उसमें थी क्रेडिबिलिटी, लेकिन बड़े जूनियर लेवल के ऑपरेटिव थे। पार्टी टॉप लेवल पे कैसे फंक्शन करती है किसी को पता नहीं था। ये एक टॉप लेवल के आदमी जिनका एक अपना रिकॉर्ड है परफॉर्म करने का, और लोग पसंद करते हैं कराची के उन्होंने ये बातें की। सो अगर किसी ने खेल भी खेला है तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि उनकी बातों पे यकीन करने का दिल करता है। आप जो कम से कम, मैं तो कराची से नहीं हूं ना, मैं उर्दू स्पीकिंग हूं, और आम तौर पे जब आप इनकी मिलिटेंसी, और हम इस पे बात भी करते रहे, तो आप सोचते थे कि उर्दू स्पीकिंग लोग क्यों नहीं सोचते, उन्हें क्यों नहीं नजर आता जो बाकी लोगों को नजर आता है कि अल्ताफ हुसैन कैसे बात कर रहे हैं, वो किस तरह की सियासत कर रहे हैं, वो थ्रेटन कर रहे हैं लोगों को, सारी सारी रात बात करते हैं, टीवी भी, और हमारे मीडिया में भी। जब हम टाइमिंग की जो बात कर रहे हैं, मैं रोक रही हूं, वापस आपकी तरफ आऊंगी और आपका पॉइंट ऑफ व्यू वापस लेती हूं। सिर्फ ये अपडेट कर दूं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को, देखने वालों को, कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से इस पूरे मामले पर रद्द अमल दिया जाना है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, जिसकी तैयारी जारी है। आप टीवी स्क्रीन पर एक साइड पर देख सकते हैं। जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी हम आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलेंगे। मुस्तफा कमाल के इल्जामात और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जवाब जैसे ही आएगा आप टीवी पर देखेंगे। बाबर सत्तार साहब कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी, मैं खत्म करता हूं बात। देखिए, बात यह है, इससे पहले स्पेस भी नहीं थी, हम मीडिया पे बैठ के नहीं बात कर सकते थे, MQM को डिस्कस करते हुए डरते थे, जुबानें लड़खड़ाती थी। सो ये स्पेस भी बड़ी रीसेंट एक डेवलपमेंट है। 2 साल पहले मुस्तफा कमाल साहब नहीं हिम्मत कर सकते थे, और अगर हिम्मत करते तो शायद बोरी उनकी पहले से बनी हुई होती। कराची के हालात कुछ तब्दील हुए।
लेकिन यह भी सवाल उठा है कि अगर जब फौज की हुकूमत थी, प्रेसिडेंट मुशर्रफ की हुकूमत थी, क्या ये इंटेलिजेंस उस वक्त उनके पास नहीं थी? क्योंकि इत्तेहादी थी एमक्यूएम उनकी। सो जो रॉ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये बड़े सीरियस क्वेश्चंस रेज करेगी कि एस्टैब्लिशमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन थी तो फिर आपके इत्तेहादी वो कैसे थे? सो मेरा ख्याल है बहुत सारे सवाल रेज हुए और इनके जवाब अब मिलेंगे आइंदा टाइम में। अब सवाल के जवाब में ऑप्शन क्या ले रहे हैं, हाँ का नहीं का? जी मैं हाँ का ऑप्शन। ठीक, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, अभी दो बातें हैं, उन पर आपका कमेंट चाहूंगी। अब आपको देना होगा क्योंकि इम्तियाज साहब ने तो कोई ऑप्शन इसमें नहीं लिया, गैबी इमदाद कहकर। एक तो ये कि आप कोई नामालूम पार्टी के लिए अगर नाम सजेस्ट कर दें। दूसरा, जुल्फिकार मिर्जा साहब ने 5 साल पहले जो बातें की थी तो कमोबेश वैसी ही बातें मुस्तफा कमाल की जानिब से की गई, और साथ ही जो सदारती निजाम की जद्दोजहद की बात की तो ये मुशर्रफ साहब का भी एजेंडा है। जरा इन तमाम बातों को इकट्ठा कर सवाल का जवाब भी दीजिए। देखिए जी, पार्टी का नाम तो मेरा ख्याल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुकाबले में अब मुत्तकी कौमी मूवमेंट ही बनता है। उनकी बातों से भी यही लगता था कि उनके अंदर एक तकवा जो है बड़ा गालिब है, और उन्होंने पुराने कुरान के और उसके हवाले भी दिए। वो तो खैर एक चीज़ है। दूसरा यह कि जो सदारती निज़ाम है, इसने बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है कि अगर उसका सबसे जो कॉन्टेस्टियस इशूज था या जो एक चीज थी जिसने सबसे ज्यादा शकूक और शबात पैदा किए, वो उनकी इस बात ने किए, क्योंकि सदारती निज़ाम जो है मुशर्रफ साहब का एजेंडा है, या फिर जैसे इम्तियाज आलम साहब फरमा गए हैं कि कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जिनको हम पूरी तरीके से उनका तयन जो है अगर कर भी लें तो वो उसको इस तरीके से सामने पेश नहीं किया जा सकता। तो उनके नज़दीक भी सदारती एजेंडा जो है या जो आने वाला निज़ाम है, जिसके लिए पूरे चंद हफ्तों से उसके अंदर एक इर्ताश आया हुआ है, एक हलचल मची हुई है, तो ये वो सारी चीजें लीड करके जा रही हैं कि जिसकी तरफ के ये एक खास मकसद के लिए सबको यकदम झोंक दिया गया है। इसमें अब तो खैर कई लोग ये भी कहते हैं कि जो अभी चंद दिन पहले मुमताज कादी की फांसी है, या जो नैब के जो यकदम एक उसके अंदर एक तेजी आई हुई है, और कई चीजें हैं, तो ये माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि जिसमें बिल आखिर जाके ये किस करवट जाके ऊंट बैठेगा वो तो एक बात है, लेकिन आया वो फिर संभल भी सकेगा या नहीं सकेगा। अब आ जाए जी इनके ऊपर। पहली बात तो यह है कि जो हमारी जो सियासी जमातें हैं वो एक मसलक के ऊपर कायम है। देखिए कौन सी सियासी जमात है, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे पीओएस पार्टी हो, चाहे वो एएनपी हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो तारिक कादरी साहब हो, जिनके कायदीन के ऊपर बड़े घिनौने इल्जामात नहीं है, या जिनके कायदीन के जो खराब अमल हैं या बुरे अमल हैं उनकी पार्टी के लोग जानते नहीं हैं। एक छोटी मिसाल लेके तारिक कादरी साहब के बारे में तो हाई कोर्ट का बाकायदा कमीशन है, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की कि उनको पढ़ के शर्म आती है। इसके बावजूद उनके फॉलोअर्स को फर्क पड़ा नहीं पड़ा। एमक्यूएम में इससे पहले ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। ये जरूर बात है कि इस वक्त अल्ताफ हुसैन उस वक्त अपनी जवानी में थे, अब अल्ताफ हुसैन की जो सेहत है उनके बारे में बड़ी तशवीशनाक बातें आ रही हैं। दूसरा, अल्ताफ हुसैन बेशुमार चीजों की जात में आए हुए हैं। उनके एक चीज ये भी हो सकती है कि उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है या इमरान फारूक का केस है, जो इल्जामात हैं उनकी तरतीब बदल गई है। रॉ के ऊपर आज मुस्तफा कमाल साहब का बहुत जोर था। कत्लो गारत दहशत गर्दी नंबर 2 पे चली गई थी। फिर जो उनके बाद जो दौलत इकट्ठी करना, बत्था पैसे इकट्ठा करना, वो नंबर 3 पे आ गया था। इस तरह के मामला उनकी तरतीब बदल गई थी। उससे पहले पिछले 20-25 साल से इन्हीं इल्जामात के साथ थे। वो कहते हैं ना कि एक दफा वो खुर्शेफ तकरीर कर रहे थे और स्टालिन के जुल्म बता रहे थे, तो किसी ने एक रुक्का भेजा, एक चिट भेजी, उन्हें कहा जी जब ये स्टालिन जो है ये सारे जुल्म ढा रहे थे, कत्लो गारत करे, तो आप कहाँ थे? ये किसने कहा है? मैं कहता हूँ वक्ती तौर पे तो डिमोरलाइज भी होगा, लेकिन अमलन मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग टर्म पे पाकिस्तान की किसी सियासी जमात पे इन्हीं घिनौने इल्जामात के साए में वो जी रही हैं, इसी में पनपी है, इसी में पली है, और कोई फर्क नहीं पड़ता उनके चाहने वालों को कि वो किस किरदार के मालिक हैं, क्या कुछ करते रहे हैं। हमारी बदकिस्मती है, लेकिन जिसके ऊपर गेम हो रही है, मैं नहीं का ऑप्शन ले रहा हूँ, लेकिन जो गेम हो रही है और जो मौजूदा खिते के हालात है, खुदा के वास्ते रहम करें कि पाकिस्तान जो है इंतहाई मुश्किल हालात में फंस सकता है। बड़ी अक्ल चाहिए, दाने चाहिए और फहम चाहिए।
इस मामलात को कंट्रोल में रखने की और मामला फहमी की। ये मामलात कैसे कंट्रोल होंगे, नतीजा क्या रहेगा? हमारे सवाल के जवाब में ऑप्शन स्कोर बोर्ड पर सामने है। 3 हाँ के ऑप्शन दिए गए और 3 नहीं के, यानी कि तमाम पैनल ने बरकरार रखा है। इम्तियाज आलम साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, गैबी मदद करते हुए। जी जी इम्तियाज साहब, सदारती निजाम का एजेंडा पाकिस्तान तोड़, पाकिस्तान दुश्मन एजेंडा है। मजहर साहब कोई कमेंट है, लेकिन मैं आपको फिर लूंगी। इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूं जो इम्तियाज ने कहा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस